वंदे मातरम की संसदीय चर्चा का अगला अध्याय लेकर के आया हूं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। साथियों, वंदे मातरम पर सदन में लंबी चर्चा हुई। सभी लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा, सकारात्मक पक्ष भी रखा और नकारात्मक पक्ष भी रखा, लेकिन बहुत प्रकार के लोगों के समीक्षाओं की अलग अलग समीक्षा होनी चाहिए। तो मैं बात करता हूं आज प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिए गए भाषण की एक छोटी सी मेरे दृष्टिकोण की समीक्षा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम के इतिहास के कई परतों को खोलने का काम किया। उनका इंटेंशन जो भी रहा हो, उनका इंटेंशन देशवासियों को इतिहास की जानकारी देना था या उनका इंटेंशन देशवासियों में एक और राजनीति को हवा देना था, ये उनका मंतव्य है, वो जाने। मेरा जो मंतव्य था वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वैसे भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि देश में इन 150 वर्षों या 200 वर्षों में जो जो हुआ वो सब देशवासियों को सही सलामत तरीके से जानना चाहिए। पूरा इतिहास व्यवस्थित और सत्यता के साथ, प्रामाणिकता के साथ देश को जानने का अधिकार है। और क्यों ना हो, इसलिए भी जानना चाहिए क्योंकि कई प्रकार के तथ्य छुपाकर भ्रामक जानकारियां परोसी जाती हैं और हम उन्हीं जानकारियों को लेकर सत्य मानकर एक अपनी राय बनाने लगते हैं। राय बनाना पक्ष में या विपक्ष में ये बाद का विषय है। उससे पहले का विषय ये है कि किसी भी प्रकार का जो तथ्य है, चाहे वो किसी भी पार्टी के पक्ष का हो या किसी भी पार्टी के विपक्ष का हो, उनका समर्थन करता हो या उनका विरोध करता हो, हमें उन तथ्यों को जानना तो जरूर चाहिए। अब शिक्षित समाज ये करता है कि तथ्यों को जानने के बाद वैमनस्यता के साथ आगे ना बढ़ करके उनसे सीख लेकर उस प्रकार की चीजें फिर से ना पुनरावृत्ति हो, उनका ध्यान रखता है। तो मैं जो विश्लेषण लेकर के आया हूं यही लेकर के आया हूं। कई लोगों को सुन रहा था कि प्रधानमंत्री ने रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी के बीच में एक युद्ध छेड़ दिया है। कई लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल के बीच में ये लोग युद्ध छेड़ दिए हैं। आप अपना राजनीतिक मंतव्य अपने तक रखिए। हमने जो देखा, जो सीखा वो ये था कि उनके द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर कहीं से यह प्रमाणित नहीं होता कि रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी के बीच में कोई युद्ध झोंका गया है। सिर्फ एक जानकारी दी गई है, तथ्यों के आधार पर जानकारी दी गई है। वो जानकारी का उनका मंतव्य सही है कि नहीं है, इसका मैं बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूं। उनका मंतव्य वो जाने और आप लोग जाने, ना ही मैं उनको प्रोटेक्ट करना हूं। लेकिन मेरी नजरें जो देखती हैं, जो सीखती हैं, वो मैं आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं एक एक करके। बात वंदे मातरम के इतिहास की हो रही थी। कई प्रकार के तथ्य प्रस्तुत किए गए। 1882 में जब आनंद मठ की संरचना हुई, हालांकि वंदे मातरम के दो अंतरे, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 1875-76 में ही रचे जा चुके थे और एक पत्रिका में प्रकाशित हो चुके थे, लेकिन बाकी के 4 अंतरे आनंद मठ जब 1882 में आता है तब छपते हैं। पूरे के पूरे वंदे मातरम की कविता को राष्ट्रगीत बनाने की पैरवी चल रही थी, लेकिन उसमें केवल 2 ही अंतरे शामिल किए गए। उसका पीछे जो तर्क दिया गया वो ये तर्क ये था कि वहाँ कहीं बीच में बाकी के 4 अंतरों में देवी की स्तुति है और देवी की स्तुति में मुसलमान जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, वो उसको बुरा लग सकता है, उसको ठीक नहीं लगेगा। और उसी टाइम पे मुस्लिम लीग भी अपने प्रभाव में आ चुकी थी, तो मुस्लिम लीग को समेटने का बहुत प्रयास महात्मा गांधी द्वारा किया जा रहा था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया जा रहा था। बहुत सारे पैतरे आजमाइश किए जा रहे थे कि किसी भी तरह से देश का विखंडन किन्हीं भी शर्तों के आधार पर ना हो। इस वजह से वो उन शर्तों को मानने के लिए भी तैयार थे। एक राजनीतिक मंतव्य भी था कि जब इस बात को लेकर के विरोध होने लगा 1935-36 के आसपास के अधिवेशन में, और मुस्लिम लीग ने ये मांग रखी कि वंदे मातरम हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, तो चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ। इन्हीं चिट्ठियों के आदान प्रदान की सच्चाई प्रधानमंत्री रखना चाह रहे थे और उस पर हम सच्चाई जानने की बजाय उनका और उनका मंतव्य टटोलना छोड़ करके सच्चाई जाननी चाहिए। मैं ना तो भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर बात करूंगा, ना कांग्रेस से प्रभावित होकर बात करूंगा।
हम उस जगह पे और उस समय पे जा करके और वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से सोचने का प्रयास करेंगे। वो दौर 1935-36 का दौर चल रहा है और मुस्लिम लीग अपने चरम पर है। वो पाकिस्तान यानी मुस्लिम देश बनाने के बिल्कुल फिराक में लगा हुआ है और यहाँ पर देश को जोड़ने की, समेटने की एक प्लानिंग चल रही है। चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे वो सुभाष बाबू हों, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, सरदार पटेल हों, किसी भी तरह ये कोशिश की जा रही है कि भारत के दो टुकड़े होने से बचे। तो हर स्थिति में जहां जिसको बुरा लग रहा है उसको, चाहे आप तुष्टीकरण का जामा, अमली जामा पहना दें, चाहे आप उस समय की स्थिति की मांग कह दें, उस समय पर यह चल रहा था कि किसी भी तरह से ऐसी चीजें बनाई जाएं, व्याख्यात की जाएं कि दोनों प्रकार के दलों को साथ में लेकर के चला जाए। हालांकि इसे तुष्टीकरण की राजनीति का एक हिस्सा माना जाता है कि आपने घुटने टेक दिए, उनके सभी मांगों को आप स्वीकार करते गए और अंत में आपको वो चूना लगा करके निकल लिए अपना एक राष्ट्र बना करके। तो ये अलग अलग बातें हैं, अलग अलग विषय हैं जो निकल करके सामने आती हैं। तो सबके अपने अपने विश्लेषण होते हैं। फिर हम बात करते हैं उन चिट्ठियों की। तो उन चिट्ठियों में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के बीच में चिट्ठियों का आदान प्रदान होता है। फिर जवाहरलाल नेहरू और टैगोर के बीच में चिट्ठियों का आदान प्रदान होता है। तो पूछा जाता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा कि बताइए क्या ये सारे के सारे यहाँ पर रखे जाने उचित होंगे। तो टैगोर साहब भी ये कहते हैं कि दो अंतरे तो पूरी तरह से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, लेकिन बाकी चार में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, मुस्लिम कम्युनिटी को बुरा लग सकता है। तो ये एक राजनीतिक सामान्य समव्यवहार में कही गई और सुनी गई और इस्तेमाल में लाई गई बातें हैं। इसको विरोध के तौर पर लेना मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर के न्याय होगा। जब हम एकदम से कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं ये होना ही चाहिए, तब हम राष्ट्रगान की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रगान में भी तो 6 से ज़्यादा अंतरें हैं उस कविता में, लेकिन 2 ही। और वजहें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जब राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और ऐसे प्रतीक के तौर पर किसी को हम लेते हैं तो जितना संक्षेप में वो कविताएं, आज के ज़माने में भी देखिए संक्षेप में लिखी गई कविताएं अधिक प्रासंगिक होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको याद कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जुबान पर होती हैं। तो एक ये भी कारण मान करके अब आगे बढ़िए। अब ये नहीं कि उसके 6 के 6 अंतरे शामिल करवाइए, नहीं करेंगे तो वो देशद्रोह हो जाएगा। देशद्रोह उसके अंतरे शामिल करने या नहीं करने से नहीं होगा। आखिरकार अगर 2 अंतरे हैं तो उन 2 अंतरों के साथ आगे बढ़िए। अब दूसरी कम्युनिटी वाले जो ये कहते हैं कि हम तो अपनी माता के सामने भी सजदा नहीं करते, केवल परवरदिगार एक ही है हमारा, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि जब एक तरफ से पहल हो रही है, एक तरफ से चीजें समझने और समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसका विरोध भी नहीं किया जाना चाहिए। तो वंदे मातरम हटाया जाए, इसकी पैरवी अगर होती है तो ये देशद्रोह के रूप में देखा जाएगा, लेकिन वंदे मातरम में और अंतरे जोड़े जाएं ये भी ठीक नहीं होगा। जो 2 अंतरे हैं उनको उन्हीं मूल भावनाओं के साथ, देश की भावनाओं के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। ऐतिहासिक तथ्य जानने के लिए ठीक है, लेकिन उनको फिर से बदले के भावना के रूप में मैं किसी भी समय पर किसी भी इतिहास में की गई गलतियों को दूसरे पक्ष द्वारा फिर वो गलतियां बदले के भावना से दोहराई जाए, इसका पक्षधर नहीं रहता हूं। मैं सिर्फ हमेशा समन्वयता का पक्षधर रहता हूं। जिस देश में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, उनके विखंडन का पक्षधर बिल्कुल भी नहीं हो। कुल मिला के वंदे मातरम हमारा गौरव है और उसके बारे में हमें सारे इतिहास के तथ्यात्मक जानकारी का पता होना चाहिए। और जो लोग बार बार ये कहते हैं कि फलानी पार्टी ने विरोध किया और हमने उसको लेकर के आगे बढ़ा, तो सत्यता ये भी है कि आपने भी कम विरोध नहीं किया है। आपने भी इन मूल भावनाओं को समाप्त करने का कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो आप एकदम दूध के धुले तो नहीं ही हो, ना तो आप दूध के धुले हो ना ही आप। तो आप दोनों को एक दूसरे की खामियां ढक करके गलतियां ना करें, उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। खैर, ये राजनीति का वातावरण है, आप लोग उसको बेहतर सुलझा सकते हैं, हम लोग तो सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। फाइनली, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ध्यान रखिए अपना।